हाय फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमेट वर्ल्ड। एज यू ऑल नो दैट मेरे चैनल पर कंप्यूटर और मैथमेटिक्स के वीडियो आते हैं, तो उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग इन सी का ये डे नंबर 20 का वीडियो है। यानी इसके पहले ऑल टुगेदर डे 1 से लेकर डे 19 तक वीडियो आ चुके हैं, जो कि आपके इंजीनियरिंग और डिप्लोमा के सिलेबस को आप देखोगे तो वो टॉपिक बाई टॉपिक करते हुए चैप्टर 3 और चैप्टर 4 का ये आज फंक्शन का लास्ट टॉपिक है। यानी कि फंक्शन में यहीं तक हमको पढ़ना है, दैट इज रिकर्शन तक, और इसके बाद जो स्टार्ट करूंगा वो चैप्टर 4 का स्ट्रक्चर स्टार्ट करूंगा। तो इसके पहले आप लोगों को क्या करना है कि जो लोग नए हो, डायरेक्ट आज मेरे चैनल पर आए हो, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो और आने वाले क्लासेस के अपकमिंग नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकॉन पे जरूर क्लिक कर लो। साथ ही साथ जो लोग पुराने हैं वो कमेंट करना मत भूलना और बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलना, और साथ ही साथ लाइक करना बिल्कुल ही मत भूलना इस वीडियो को, और अपने दोस्तों के बीच में ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। सबसे पहले मैं बता दूं कि मेरे चैनल पर एट प्रेजेंट कितने तरह के कोर्सेज चल रहे हैं। तो ऑल टुगेदर 2 तरह के कोर्सेज मेरे चैनल पर चल रहे हैं। वन ऑफ देम इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ये सीरीज है, जिसमें रेलवे, एसएससी और स्टेट लेवल के एग्जामिनेशंस में जितने भी मैथमेटिक्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं विद द डायनेमिक अप्रोच की कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में हम कैसे उसको फोकस करते हैं और कैसे कम समय में बनाते हैं, वो मैं यहाँ बताता हूँ एवरी थर्सडे। और दूसरा चल रहा है मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, ये चल रहा है प्रोग्रामिंग इन सी का, जिसमें टॉपिक बाय टॉपिक करते हुए मैं 19 वीडियो आप लोग के ला चुका हूं, और आज का ये जो वीडियो है डे नंबर 20 का है। तो बिना कुछ देर के आज का क्लास स्टार्ट करते हैं और बताते हैं कि आज की क्लास में हमको पढ़ना क्या है। तो जैसा कि आप टॉपिक देख रहे हो, ये फंक्शन का लास्ट टॉपिक है, दैट इज द रिकर्सन इन सी। यानी रिकर्सन आखिर क्या होता है, क्या नहीं होता है, वो चीज हम लोग को पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, जैसे नेस्टेड, नेस्टिंग का मतलब आप लोग को पता होगा, क्योंकि मैंने जब ब्रांचिंग बताया था तो नेस्टेड इफ एल्स बताया था, मतलब एक इफ एल्स के अंदर दूसरा इफ एल्स। ठीक उसी तरह से नेस्टिंग फंक्शन एक होता है। नेस्टिंग फंक्शन का मतलब क्या होता है कि एक फंक्शन के अंदर में फिर उसी फंक्शन को दोबारा से बुलाना। यानी एक फंक्शन को जब आप लिख रहे हो तो उस फंक्शन के अंदर में दूसरा फंक्शन, फिर उस फंक्शन के अंदर में तीसरा फंक्शन, मतलब फंक्शन के अंदर में फंक्शन। तो नेस्टिंग फंक्शन का एक अनदर एग्जांपल किसको कहते हैं हम लोग? रिकर्सन को। इसलिए पहला लाइन जब आप इसका देखोगे, रिकर्सन इज अ स्पेशल वे ऑफ व्हाट? तो स्पेशल वे ऑफ नेस्टिंग फंक्शन। तो रिकर्सन है क्या? एक नेस्टिंग फंक्शन का स्पेशल वे है। विच मीन्स व्हाट? कि जैसे मान लो आप एक फंक्शन यहां पर लिख रहे हो और ये फंक्शन का हेडर हुआ ये वाला लाइन, और जब इसमें बॉडी आप लिखने चलते हो तो वापस से आपने उस फंक्शन को क्या किया है? बुला लिया है, वापस से उस फंक्शन को बुलाया है। तो देखो, एक फंक्शन के अंदर में अगर आप फंक्शन बुला रहे हो, हालांकि एक फंक्शन के अंदर में फंक्शन है तो वो तो नेस्टिंग फंक्शन कहलाया, लेकिन उसका स्पेशल वे क्या है कि जिस फंक्शन को मैंने लिख रहा हूं, जिस फंक्शन के बॉडी को लिख रहा हूं, उस फंक्शन में उसी फंक्शन को वापस से कॉल कर रहा हूं। यानी एक फंक्शन के अंदर में उसी फंक्शन को कॉल करना ही क्या कहलाता है? रिकर्शन। तो रिकर्शन इज अ कंसेप्ट ऑफ नेस्टिंग अ फंक्शन। स्पेशल वे है, एक कॉन्सेप्ट है किसका? नेस्टिंग फंक्शन का, जिसमें क्या होता है कि एक फंक्शन के अंदर में फंक्शन को ही खुद से बुलाया जाता है। जैसा कि दूसरा पॉइंट हम देखते हैं, एनी फंक्शन विच कॉल इटसेल्फ इज कॉल्ड रिकर्सिव फंक्शन। या फिर हम कह सकते हैं कि कोई भी ऐसा फंक्शन जो अपने आप को बुलाए उसको हम लोग क्या कहेंगे? रिकर्सिव फंक्शन। जैसा कि मैंने यहाँ एग्जांपल में बताया कि ये फंक्शन था, और जब इसको हम डिफाइन कर रहे थे, इसके अंदर फंक्शन बॉडी को लिख रहे थे, तो ये फंक्शन बॉडी क्या कर रहा है? खुद अपने आप को कॉल कर रहा है। दैट इज कॉल्ड रिकर्सिव फंक्शन। थर्ड पॉइंट क्या कहता है? रिकर्सन इन्वॉल्व सेवरल नंबर्स ऑफ रिकर्सिव कॉल। अब मुद्दा ये भी है कि ये कॉल किया, ये जब एग्जीक्यूट होने के लिए आया तो यहां पे देखा कि फिर से ये फंक्शन आ रहा है, तो फिर ये फंक्शन का मतलब क्या हुआ कि फिर इसको कॉल करेगा, फिर इसके अंदर फिर ये आएगा, तो ये नंबर ऑफ टाइम्स आता रहेगा, रिकर्सिव कॉल होता रहेगा। और ये कितनी बार होगा वो चीज कैसे पता चलेगा, तो वो हम आगे देखेंगे। हाउएवर इट इज इंपॉर्टेंट टू इंपोज अ टर्मिनेशन कंडीशन ऑफ अ रिकर्सन। इसी कारण से टर्मिनेशन कंडीशन देना रिकर्सन में बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि मान लो कि ये कॉल किया और इसके अंदर में यही खुद कॉल है, फिर जब ये वाला अंदर वाला कॉल होगा फिर उसके अंदर में वही कॉल होगा, फिर वो कॉल होगा, मतलब अंदर के अंदर चलता जाएगा। जैसा कि आपने एग्जांपल देखोगे, एक मिरर के सामने एक मिरर लेकर आप खड़े हो जाओ तो देखना मिरर के अंदर मिरर के अंदर मिरर करके एक छोटा बनते जाता है। जैसे आप सैलून वगैरह में जाते होंगे तो देखते होंगे, ठीक उसी तरह से यहां भी होता है। दैट इज वाई देयर इज अ टर्मिनेशन कंडीशन ऑफ अ रिकर्सन। यहां पर एक टर्मिनेशन कंडीशन जो कि उसको टर्मिनेट करेगी, कब इसको रुकना है वो चीज पता चलेगा। रिकर्सन कोड इज शॉर्टर देन द इटरेटिव कोड। अब यहां पे देखो कि रिकर्सन और इटरेशन में क्या अंतर होता है। देखो, इफ एल्स हमने ब्रांचिंग वगैरह पढ़ा था, डिसीजन मेकिंग एंड ब्रांचिंग और लूपिंग वगैरह, तो उसमें जो आ रहा था वो जो होता था वो कहलाता था इटरेशन।
यानी कि n इज इक्वल टू 0 से लेकर n इज लेस देन 10 और n प्लस प्लस, ये 3 कंडीशन पे वो चलता था, n1 के लिए, n2 के लिए, n3 के लिए, तो वो कहलाता था इटरेशन। और अगर फंक्शन अपने आप के अंदर फंक्शन को कॉल कर ले तो वो क्या कहलाएगा, रिकर्सन। तो रिकर्सन और इटरेशन दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं सी की, दो अलग अलग कॉन्सेप्ट है, दोनों को समझना है। इटरेशन क्या होता है, डिसीजन मेकिंग एंड ब्रांचिंग में, और रिकर्सन कहां होता है, फंक्शन में, नेस्टिंग फंक्शन में। चलते हैं आगे। रिकर्शन कैन नॉट बी अप्लाइड टू ऑल द प्रॉब्लम बट इट इज मोर यूजफुल फॉर द टास्क दैट कैन बी डिफाइंड टर्म्स ऑफ सिमिलर सब टास्क। अब ये क्या कहता है कि इसको यूज करना आसान नहीं है, लेकिन ये बहुत यूजफुल है कुछ इंपॉर्टेंट टास्क के लिए। वो कौन सा इंपॉर्टेंट टास्क है उसको अभी हम लोग देखेंगे। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड क्या कहता है कि ये एक रिकर्सन का एग्जांपल मैंने लिया है, क्योंकि अभी आपको थोड़ा सा पेचीदा लग रहा होगा जब मैं थ्योरी बता रहा था, तो अब नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि एक फंक्शन के अंदर फंक्शन आप देखोगे कैसे होता है। इसके लिए मैंने एग्जांपल जो लिया है, ये लिया है किसका, फैक्टोरियल का। अब फैक्टोरियल क्या होता है वो समझ जाओ। फैक्टोरियल का मतलब होता है कि अगर मैं 5 का फैक्टोरियल फाइंड आउट करना चाहता हूं तो इसको लिखते हैं इस तरह से, और अगर इसका फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है तो इसमें करते क्या है, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो ये पहले कॉन्सेप्ट समझ जाओ कि फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है। ये फैक्टोरियल का मतलब है, और इसी चीज को मैं प्रोग्राम से ला रहा हूं। यहाँ अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 125 हो जाए 20 और 26 जाए 120, यानी फैक्टोरियल 5 कितना होता है, 120। तो ये कैसे कैलकुलेट हुआ, 5 आया, फिर मल्टीप्लाई 4 हुआ, फिर 3 हुआ, फिर 2 हुआ, फिर 1 हुआ। तो अब आइए इसको हम लोग जब ध्यान देते हैं कॉन्सेप्ट पे। कॉन्सेप्ट अगर इसका ध्यान देंगे तो जरा ध्यान दो कि अगर 5 का फैक्टोरियल निकालना है तो 5, और ये क्या है, ये पूरा का पूरा 4 का फैक्टोरियल है, क्योंकि 4 3 2 1 है। यानी जिस नंबर का फैक्टोरियल निकालना हो वहां से बैक काउंटिंग करते चले जाओ, कहां तक, 1 तक। तो ये चीज हमको करना होता है। तो देखो 5 के फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 4, फिर जब 4 का फैक्टोरियल निकालेंगे तो 4 इंटू फैक्टोरियल 3, फिर जब 3 का फैक्टोरियल निकालेंगे 3 इंटू फैक्टोरियल 2, यानी कि हर बार फैक्टोरियल आ रहा है, और उसी चीज को हम रिकर्सन के थ्रू यहाँ पर यूज करेंगे। सबसे पहले मैंने क्या किया है कि हेडर फाइल लिया है और एक फंक्शन लिया है, फंक्शन का डिक्लेरेशन है ये वाला लाइन। ये क्या कर रहा है, एक फैक्ट नाम का मैंने फंक्शन ले लिया है, जिसमें पास किसको किया है, इंटीजर को पास किया है। अब यहाँ पे देखो कि मैंने मेन फंक्शन स्टार्ट किया और मेन फंक्शन एंड किया, और जो फंक्शन यहाँ डिक्लेयर किया था उसको यहाँ पे वापस से मैंने क्या किया है, डिफाइन किया। अब हो क्या रहा है, सबसे पहले मैंने क्या किया, एक n और f नाम का ले लिया। ये यहाँ भी n है, यहाँ भी n है, सब कुछ मैंने बताया है कैसे यूज करते हैं कैसे नहीं। फंक्शन का पूरा वीडियोस जरूर देखना आप। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, प्रिंटफ मैंने किया, इंटर द नंबर हुज फैक्टोरियल यू वांट टू कैलकुलेट। एक नंबर इंटर करो जिसका फैक्टोरियल आप जानना चाहते हो। तो मैसेज आ गया, देखो इस लाइन में मैसेज आया है, इंटर द नंबर यू वांट हुज फैक्टोरियल यू वांट टू कैलकुलेट। तो यूजर ने सपोज दैट यहाँ क्या डाला, 5। तो इस 5 को जो डाला है वो 5 को मैं इनपुट किससे ले रहा हूँ, स्कैनफ के थ्रू ले रहा हूँ। और f में जो f नाम का यहाँ मैंने वेरिएबल लिया था, इस f में मैंने किसको कॉल कर दिया, फैक्ट फंक्शन को कॉल कर दिया विद द आर्गुमेंट। देखो आर्गुमेंट मैंने यहाँ किसको पास किया, वही नंबर को, यानी फैक्ट n को। जैसे ये कॉल करेगा तो ये कहां पर आ जाएगा, इस पूरे डेफिनेशन में। सबसे पहले चेक करेगा क्या फैक्ट के साथ n पास किया है, क्या n जो है 0 है, क्योंकि अगर 0 का फैक्टोरियल आप फाइंड आउट करोगे तो क्या हो जाएगा, 0 का रिटर्न 0 कर देगा, क्योंकि 0 का तो 0 होगा। लेकिन अगर, तो देखो इफ के बाद रिटर्न क्या है, 0, और फिर मैंने एल्स इफ, मैंने बताया था एल्स इफ लैडर कैसे हम लोग यूज करते हैं जब मैं डिसीजन मेकिंग और ब्रांचिंग बता रहा था। तो यहाँ पे उसका डे 8 का वीडियो होगा, सॉरी डे 9 का वीडियो होगा, प्लीज आप देख लेना अगर एल्स इफ लैडर के बारे में आपको नहीं पता है तो। मैंने एल्स इफ किया, n का वैल्यू 0 होगा तो आंसर क्या आ जाएगा, 0, और f में क्या चला जाएगा, 0, और प्रिंट कर दूंगा %t, रेफरेंस है किसका, f का, तो f प्रिंट हो जाएगा 0 अगर यूजर 0 इनपुट करेगा तो। लेकिन अगर n का वैल्यू क्या होगा, 1, तो भी हमको बहुत कुछ नहीं करना है। n का वैल्यू 1 होगा तो रिटर्न क्या कर देंगे, 1। क्यों? क्योंकि 1 का अगर फैक्टोरियल फाइंड आउट करोगे तो क्या होता है, आंसर 1 होता है। तो 1 में भी हमको बहुत कुछ नहीं करना है। एल्स यानी कि इफ, एल्स, और इसका इफ का एल्स यहाँ पर है कि एल्स अगर ये नहीं होगा तो कहां आएगा, इसमें। और रिटर्न क्या करेगा, तो रिटर्न ये वाला चीज बड़े ध्यान से देखना, रिटर्न क्या करेगा, n इंटू फैक्ट n-1, यानी कि रिटर्न करेगा, जैसे मान लो कि 5 डाला गया तो 5 का क्या करेगा, 5 इंटू फैक्टोरियल 4। अब देखो कि 5 इंटू फैक्टोरियल 4, और यहाँ पे वापस से फैक्ट को कॉल किया गया है, FACT को कॉल किया गया है। तो देखो फैक्ट फंक्शन के अंदर में फैक्ट को वापस से कॉल किया गया, और इसी कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं रिकर्सन, की एक फंक्शन के अंदर में अनदर उसी फंक्शन को फिर कॉल किया जा रहा है। तो फंक्शन के बॉडी में अगर फंक्शन वापस से कॉलिंग है तो ये कहलाता है रिकर्सन। और जब देखो कि 5 के लिए मैंने क्या किया, 5 इंटू फैक्टोरियल 4 कॉल हुआ, फिर जब 5 तो रहेगा ही, और जब फैक्टोरियल 4 को कैलकुलेट करने आएंगे तो 4 आएगा, और साथ में क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 3। इसको मैंने अलग से बताया है, आओ चलो मैं यहां बताता हूं।
जरा इसको देखो कि जब भी आप 5 का करोगे तो ये तो 5 रिटर्न कर देगा, लेकिन साथ में क्या आएगा, फैक्टोरियल 4। फिर जब 4 को कैलकुलेट करने आएंगे तो ये 4 तो रिटर्न कर देगा और साथ में क्या आएगा, फैक्टोरियल 3। फिर जब 3 को कैलकुलेट करेंगे तो 3 तो रिटर्न कर देगा, साथ में क्या आएगा, फैक्टोरियल 2। और जब 2 को रिटर्न करेंगे तो साथ में क्या आएगा, फैक्टोरियल 1। और चूंकि मैंने बताया था कि ये कब तक चलेगा, तो इसके लिए आपको एक टर्मिनेशन कंडीशन देना होगा। तो वो कहां पे आ गया, 0 पे, क्योंकि मैंने लिख दिया था यहाँ प्रोग्राम में, देखो कि व्हेन n इज इक्वल टू 0 इट रिटर्न्स व्हाट, 0। तो ये 0 देता है। तो यहाँ पे देखो कि यहाँ क्या किया है मैंने, 1 पे आया तो फैक्टोरियल 0 और उस पे तो 0 दे रहा था। तो यहाँ पर देखो कि सबसे पहले 1 आया, फिर 1 इंटू 2 इंटू 6, ये करते हुए मल्टीप्लाई करते हुए हम लोग आ गए। देयर आफ्टर फैक्टोरियल 5, हमारे पास आंसर क्या आया, 120, दैट इज 120। तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा रिकर्सन। अब हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं स्पेसिफिकली किसको, रिकर्सिव फंक्शन को। तो देखो अब यहां पे बोलोगे सर अभी तो आपने बताया कि रिकर्सन क्या है, अभी रिकर्सिव फंक्शन क्या आ गया। तो रिकर्सन इज अ कॉन्सेप्ट। सबसे पहले ये जान जाओ कि रिकर्सन जो था वो एक कॉन्सेप्ट था, और उस कॉन्सेप्ट को जो फंक्शन यूज करता है उसको हम लोग कहते हैं रिकर्सिव फंक्शन। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, लिसन केयरफुली, क्या है, रिकर्सन इज ए कॉन्सेप्ट। रिकर्सन एक कॉन्सेप्ट है सी में, नेस्टिंग फंक्शन का, स्पेशल वे का, लेकिन जो फंक्शन रिकर्सन कॉन्सेप्ट को यूज करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, रिकर्सिव फंक्शन कहते हैं। अब इसमें क्या है और क्या नहीं, आइए इसको पढ़ लेते हैं। अ रिकर्सिव फंक्शन परफॉर्म द टास्क बाय डिवाइडिंग इनटू द सब टास्क। तो ऑब्वियस सी बात है कि जैसे हमने देखा फैक्टोरियल 5 निकालना था, तो ये क्या किया, 5 को अलग कर लिया और फैक्टोरियल 4 कर दिया, तो सब टास्क में उसको डिवाइड कर दिया था। तो दैट इज कॉल्ड फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या कहता है, देयर इज अ टर्मिनेशन कंडीशन डिफाइंड इन द फंक्शन व्हिच सैटिस्फाइड सम स्पेसिफिक सब टास्क। अब ये भी चीज है, जैसे मैंने लिख दिया था कि n इज इक्वल टू 0, अगर n 0 होगा तो रिटर्न क्या करेगा, 1 होगा, तो वो क्या था, टर्मिनेशन कंडीशन था। तो ये भी चलो टर्मिनेशन कंडीशन की बात आ गई। तो सारा कुछ वही है, बस फंक्शन को डिफाइन कर रहा है। After this, the recursion stops the final result it returned from the function। और जैसे उसको टर्मिनेशन कंडीशन मिलेगा वो क्या करेगा, स्टॉप करेगा अपने एग्जीक्यूशन को और रिटर्न करेगा किसको, तो फाइनल रिजल्ट को। The case at which the function doesn't recur is called the base function। और जहां पे उसको टर्मिनेशन कंडीशन मिल गया, यानी कि वहां के बाद दोबारा रिकर्सिव नहीं होगा, उस केस को हम लोग कहते हैं बेस केस। और रिकर्सिव केस, दोनों में बड़ा अंतर समझना। बेस केस क्या होता है कि जैसे रिकर्सिव करते 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 एक स्टेज फंक्शन का ऐसा आएगा जहां पर वो दोबारा रिकर नहीं करेगा, क्योंकि उसको 0 मिल चुका है। फॉर एग्जांपल फैक्टोरियल कर ले तो जैसे उसको 0 मिल जाएगा, अब वो दोबारा रिकर नहीं करेगा, दोबारा रिकर्सिव नहीं होगा, और उस केस को हम लोग कहते हैं बेस केस। और जब तक उसको नहीं मिल रहा था वो टर्मिनेशन कंडीशन, जब तक वो रिकर्सिव करते जा रहा था, उस केस को हम लोग कहते हैं रिकर्सिव केस। तो बेस केस क्या है, रिकर्सिव केस क्या है, ये मैंने बता दिया। प्लीज थोड़ा वीडियो को पॉज कर लो, बैक करके देख लेना। चलते हैं आगे और नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। तो नेक्स्ट एक एग्जांपल लिया है मैंने फिर से, और इस बार मैं क्या कर रहा हूं, फिबोनाची सीरीज यूज कर रहा हूं। और फिबोनाची सीरीज क्या होता है, जरा उसको पहले समझ लो। फिबोनाची सीरीज हमेशा हम 1 से स्टार्ट करेंगे और 1 के बाद फिर क्या लिखेंगे, 1। और हमेशा याद रखना कि फिबोनाची सीरीज का अगला टर्म लास्ट के 2 टर्म का सम होता है। दैट मीन्स कि 1 1 हो गया, अब अगला टर्म जो होगा 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2। फिर अगला टर्म क्या हो जाएगा, 2 + 1 3। फिर अगला टर्म क्या हो जाएगा, 3 + 2 5। और फिर अगला टर्म क्या हो जाएगा, 5 + 3 8। फिर अगला टर्म क्या हो जाएगा, 5 + 3 18 एंड सो ऑन। इस तरह से हम चलते जाएंगे। दिस सीरीज इज नोन एज फिबोनाची सीरीज। बहुत लोग इसको फिबोनाची भी कहते हैं, तो डजंट मैटर, पहले आप कॉन्सेप्ट समझो कहने का, जो भी आप कह लोगे। तो फिबोनाची सीरीज क्या होता है, 2 लास्ट टर्म का सम करते हुए अगला टर्म। जैसे देखो तीसरा टर्म हमने कैसे लिखा, इन दोनों का सम करके। फिर लास्ट 2 का यह कौन था, 2 + 1। फिर यहाँ 3 + 2। इस तरह से आगे बढ़ेंगे। ये प्रोग्राम किस चीज का है कि अगर वैल्यू कोई डाले कि बताओ कि फिबोनाची सीरीज में 5वां टर्म कौन सा होगा, तो आओ तो 5वां टर्म काउंट करें। 1 2 3 4 5 6, यानी कि 1 2 3 4 5, 5वां टर्म कौन सा होगा, 5। अगर कोई बोलेगा 7वां टर्म कौन सा होगा, तो 1 2 3 4 5 6 7, 7वां टर्म कौन सा हो जाएगा, 13। तो आपको क्या करना है कि यूजर कोई भी नंबर डालेगा और आप उस फिबोनाची सीरीज का क्या करोगे, नंबर बताओगे कि वो नंबर ऑफ टर्म में कौन सा नंबर होगा। जैसे कि यूजर ने मान लो कि यहाँ पे क्या डाला है, 6 डाला है, तो छठा टर्म फिबोनाची सीरीज का कौन होगा, यानी 6 नंबर का टर्म। तो 1 2 3 4 5 6, यानी क्या होगा, 8। और यहाँ पे देखो आउटपुट में क्या आया है, 8 आया। तो इसको कैसे करते हैं प्रोग्राम में, आइए वो चीज देखते हैं। सबसे पहले मैंने क्या किया है, एक हेडर फाइल इंक्लूड किया है और यहाँ पे क्या ले लिया है,
इंट फिबोनाची। इंट फिबोनाची क्या है यहाँ पे, वो बताता है कि एक फिबोनाची नाम का मैंने फंक्शन को डिक्लेयर किया है जिसका रिटर्न टाइप क्या है, इंटीजर। मेन फंक्शन मैंने स्टार्ट किया और यहाँ पे एंड किया, ये मेन फंक्शन है। और यही फंक्शन का अगर मैं पूछा जाऊं कि डेफिनेशन कहाँ है, तो ये इस फंक्शन का डेफिनेशन है। तो बताया था फंक्शन प्रोटोटाइपिंग क्या होता है, अगर डिक्लेरेशन कहीं और, डिफाइन कहीं और, तो वो क्या कहलाता है, फंक्शन प्रोटोटाइपिंग। सारी चीज को दिमाग में रखो, कॉपी में रखने से काम नहीं चलेगा। अब चलते हैं हम लोग फिबोनाची के बारे में। तो यहाँ पे देखो मैंने क्या किया है कि इंटर द वैल्यू ऑफ एन। आप एन का वैल्यू इंटर करो और जो वैल्यू इंटर करेगा, सपोज दैट 6 इंटर किया गया है, तो वो इनपुट किसके द्वारा होगा, स्कैनफ के द्वारा। और मैंने किसको कॉल कर दिया, फिबोनाची को। और देखो फिबोनाची को जब यहाँ कॉल किया है तो इस फंक्शन में कहीं ना कहीं वापस से फिबोनाची आया है। देखो यहाँ पे आया है और साथ साथ यहाँ पे। तो फिबोनाची फंक्शन के अंदर में वापस से फिबोनाची फंक्शन का आना शो करता है रिकर्सन को। और चूंकि यहाँ पे रिकर्सन कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, दैट इज वाई दिस फंक्शन इज नोन एज, इस फंक्शन को हम कहेंगे क्या, रिकर्सिव फंक्शन। तो रिकर्सिव फंक्शन किसको कहते हैं, वैसा फंक्शन जिसमें रिकर्सन यूज हो रहा है। रिकर्सन क्या होता है कि अगर फंक्शन के अंदर में वापस से उसी फंक्शन को कॉल कर दिया जाए, दैट इज कॉल्ड रिकर्सन। तो ये पूरी चीजों को आप देखना, रन कराना और देखना कि आउटपुट आ रहा है या नहीं आ रहा है। चलते हैं आगे और नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट क्या है कि अब मेमोरी एलोकेशन ऑफ रिकर्सिव फंक्शन, कि आखिर इसका मेमोरी एलोकेशन होता कैसे। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल चीज है, बहुत लोग यहाँ पे नहीं समझ पाएंगे, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट के थ्रू अगर सी प्रोग्रामिंग को जानना है तो इस चीज को जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि केवल फ्रंट एंड से मतलब मत रखो कि आखिर अंदर में बैकएंड पे भी कैसे काम हो रहा है, जरा उस चीज से भी मतलब रखो। तो मेमोरी एलोकेशन कैसे होता है फंक्शन में, वो चीज देखते हैं। पहला पॉइंट क्या कहता है कि ईच रिकर्सिव कॉल क्रिएट्स अ न्यू कॉपी ऑफ दैट फंक्शन इन द मेमोरी। यानी हर एक रिकर्सिव कॉल जो है वो नया जो कॉपी क्रिएट्स अ न्यू कॉपी ऑफ दैट फंक्शन इन द मेमोरी। मतलब कि मेमोरी में हर बार जब भी रिकर्सिव करेगा, मतलब कि एक बार रिकर्सन किया, दूसरा बार रिकर्सन किया, तो हर बार मेमोरी एलोकेशन जो होगा वो नया नया होगा। और मैंने बताया है कि मेमोरी जो होता है ऑलवेज फ्रॉम द फॉर्म ऑफ द ग्रिड, यानी कि एक इस फॉर्म में होता है, ग्रिड के फॉर्म में। तो जब भी मेमोरी एलोकेशन होगा हर बार नया कॉपी स्टोर होता जाएगा। लेकिन once some data is returned by the method, the copy is removed from the memory। और जैसे यहाँ पे क्या होगा, रिटर्न मेथड यूज होगा। अभी मैं एग्जांपल लेके बताऊंगा, जैसे रिटर्न यूज होगा वैसे क्या होगा, ये चीज डिस्ट्रॉय होते जाएगा, यानी कॉपी यहाँ से खत्म हो जाएगा, रिमूव फ्रॉम द मेमोरी। अब ये जो मेमोरी में स्टोर होता है वो किस फॉर्म में होता है, तो वो बेसिकली होता है स्टैक के फॉर्म में। देखते हैं हम लोग आगे क्या कहता है। सिंस ऑल द वेरिएबल एंड अदर स्टफ डिक्लेयर्ड इनसाइड द फंक्शन गेट स्टोर्ड इन द स्टैक, देयरफॉर ए सेपरेट स्टैक इज मेंटेन्ड एट ईच रिकर्सिव कॉल। अब स्टैक क्या होता है, स्टैक होता है इस तरह से एक मेमोरी स्टोरेज टेक्निक है जो कि किसके ऊपर काम करता है, जो कि काम करता है लीफो के ऊपर, यानी लास्ट इन फर्स्ट आउट। ये बेसिक चीजें हैं, मैं बता रहा हूं। लास्ट इन फर्स्ट आउट मतलब कि यहां से इन करेगा, जो सबसे लास्ट में इन हुआ है वो सबसे पहले आउट होगा। देखो सबसे पहले इन कौन किया, 0, फिर कौन किया 1, फिर कौन किया 2, तो 2 सबसे लास्ट में इन हुआ, लेकिन आउट करते वक्त वो सबसे पहले होगा। दैट इज कॉल्ड लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। और जो उसमें इन करते हैं उसको हम लोग कहते हैं पुश कंडीशन। ये सब बहुत डीप की चीजें हैं। और जो आउट करते हैं, यहां से निकालते हैं, उसको कहते हैं पॉप कंडीशन। तो अब वही चीज कह रहा है, हालांकि ये डेटा स्ट्रक्चर क्लास में अलग से बताऊंगा, लेकिन अभी केवल इतना समझ लो, स्टैक जो है एक डेटा स्टोरेज टेक्निक है और लीफो के ऊपर काम करता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। अब हम लोग देखते हैं क्या कि once the value is returned from the corresponding function, the stack gets destroyed. Recursive involves so much complexity in resolving and tracking the value at each recursive call. Therefore, we need to maintain the stack and track the values of the variable defined stack. अब क्या कहता है कि जब जब आप रिकर्सन कॉल होगा तब तब यहाँ पर डेटा आएगा, और जैसे रिटर्न स्टेटमेंट अनकाउंटेड होगा ये डेटा आपका स्टैक आपका क्या होता चलेगा, डिस्ट्रॉय होता चलेगा। इस चीज को हम वाया प्रोग्राम समझते हैं। तो वाया प्रोग्राम आप देख लो कि एक मैंने जस्ट एक सिंपल कोड लिया। अब ये डायरेक्ट रन मत करना, ऊपर नीचे हेडर फाइल वगैरह लगा लेना। अभी केवल समझ लो कि एक डिस्प्ले नाम का चीज है और मैंने इसमें क्या पास किया है, एक इंटीजर वैल्यू। अब कह रहा हूं कि अगर वो इंटीजर वैल्यू जो पास की वो 0 होगा तो डायरेक्ट क्या आ जाएगा, रिटर्न 0। और यहीं पे क्या यूज हो रहा है, ये रिटर्न 0 कैसा है, तो ये टर्मिनेटिंग कंडीशन है। ये आपका डबल कोट मैंने दिया है, यानी कि ये क्या है, कमेंट सेक्शन है। ये मैंने बार बार बताया है। अब अगर 0 नहीं होगा तो क्या करेगा, डिस्प्ले करेगा n-1 को। तो अब जरा ध्यान दो कि यहां पर एक एग्जांपल मैंने लिया है कि लेट अस एग्जामिन दिस रिकर्सिव फंक्शन फॉर n इज इक्वल टू 4। हम 4 के लिए करते हैं। तो एक स्टैक हम लेंगे और स्टैक में मान लो हम 4 डालते हैं। यहाँ n का वैल्यू क्या डाले, 4। तो सबसे पहले यहाँ क्या आ जाएगा, 4। और 4 जैसे इन करेगा तो यहाँ पे डिस्प्ले किसको बोलता है, n-1, यानी किसको प्रिंट करो, 3 को प्रिंट करो। फिर 3 के लिए आएगा तो 3 में 3-1 किसको प्रिंट करेगा, 2 को प्रिंट करेगा। और 2 में 2-1 किसको प्रिंट करेगा, 1 को। और 1 के बाद जैसे 0 आएगा तो 0 पे क्या है, रिटर्न 0। और जैसे 0 एनकाउंटर्ड होगा ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा।
तो यही मेमोरी एलोकेशन होता है, ये स्टैक के थ्रू समझ लेना। ये सबसे पहले 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, और जैसे 0 आया पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय, यानी कि उसको आप आउटपुट सेक्शन में ले सकते हैं। चलते हैं आगे और नेक्स्ट देखते हैं। ये पूरे थ्योरी को पढ़ लेना कि वही चीज यहां मैंने ग्राफिकली बताया है कि जैसे 4 दिए तो प्रिंट 4 कब होगा, पहले वो प्रिंट 4, फिर प्रिंट 3, फिर प्रिंट 2, फिर प्रिंट 1, फिर प्रिंट 0, और प्रिंट 0 पे आने पे उसको क्या मिल जाएगा, रिटर्न 0, और यहां से वो डिस्ट्रॉय होता हुआ केवल और केवल प्रिंट किसको करेगा, प्रिंट 4 को करेगा, 4 3 2 1 को करेगा। तो ये सीक्वेंस होता है, कब टर्मिनेट करना है, दैट इज कॉल्ड रिटर्न 0, क्योंकि रिटर्न 0 मैंने बताया था कि वो क्या होता है, फाइनल या टर्मिनेटिंग या स्टॉप एग्जीक्यूटिंग ऑफ द फंक्शन, यानी कि वो लास्ट स्टेटमेंट होता है किसी फंक्शन का, उसके बाद लिखा हुआ कोड एग्जीक्यूट नहीं करेगा। ये भी मैंने रिटर्न में बता चुका है, लास्ट वीडियो में मैंने बता चुका है। अब चलते हैं आगे और ये देखते हैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस है जो कि आपको करना है और बताना है, और अगर ना बने तो इसका टेलीग्राम चैनल पर, मेरे चैनल का लिंक है, टेलीग्राम एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से मेरे चैनल पर चले जाओ और वहां एक डिस्कस बटन होगा। अगर ये आपसे ना बने तो प्लीज आप डिस्कस पे क्लिक करना और मेरे से कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हो अकॉर्डिंग टू द प्रोग्रामिंग इन सी के ट्यूटोरियल के अकॉर्डिंग। तो आज के लिए इतना ही। प्लीज वीडियो को लाइक करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और व्यूज प्रोवाइड करना, तो ही मैं आपका सिलेबस टाइम टू टाइम कंप्लीट कराऊंगा। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू एवरीवन।